कल क्या हुआ था? समांतर पट संधारित्र के लिए हमने डेरिवेशन डिराइव किया था। क्या आया था आंसर? C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। और अगर बीच का माध्यम आपका निर्वात या वायु है तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 1। यही आया था ना हमारा आंसर। C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D, ये आंसर था। और यदि इफ जो माध्यम है वो क्या है? इज वैक्यूम और एयर, तब आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 1। तब आंसर सिंपल सा बचता था C A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये कल का डेरिवेशन का आंसर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फ्रीक्वेंट ईयर आने वाला, अल्टरनेट ईयर भी नहीं। अल्टरनेट ईयर मतलब होता है एक एक साल गैप करके, वो अल्टरनेट ईयर भी नहीं आता है, वो फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है एवरी ईयर। वैसे ही इसमें से एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने कल 2 पैरेलल प्लेट लिए थे और पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं था, या तो वायु था या निर्वात, या तो हवा था या फिर हवा भी नहीं था मान लिया। आज क्या होगा? आज के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हम उस 2 पैरेलल प्लेट के बीच में एक पदार्थ रख देते हैं, ठीक है, और उसकी मोटाई मान लेते हैं कि पदार्थ की मोटाई है स्मॉल t, ठीक है। तब क्या होगा? उस केस में कैसे डेरिवेशन करेंगे देखेंगे। बहुत सिंपल है, डायग्राम देख लो पहले। डायग्राम सिंपल सा, 2 कल प्लेट बनाए थे तो मैं प्लेट को ऐसे भी बना सकता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। ऐसे एक प्लेट ये एक प्लेट हो गया, कल जैसा बनाया था वैसा भी बना सकते हैं, या कल वाला भी इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा प्लेट आपका ये हो गया। दोनों प्लेट सेम होनी चाहिए क्षेत्रफल में, ये नहीं कि एक ज़्यादा बड़ा एक छोटा बना दिया, क्षेत्रफल सेम होनी चाहिए दोनों प्लेटों की। ये देखो आपके पास 2 प्लेट हैं और प्लेटों के बीच की दूरी को हम कितना मानते हैं? प्लेटों के बीच की दूरी मानते हैं हम स्मॉल d। ये तो आपके पास 2 प्लेट है। प्लेट का क्षेत्रफल, अगर ये a क्षेत्रफल का प्लेट है तो ये भी कितने क्षेत्रफल का होना चाहिए? अगर इस पे प्लस चार्ज है तो दूसरे वाले पे प्रेरण की वजह से कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस चार्ज। इस पे चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा है तो इस पे कितना हो जाएगा? इस पर आवेश अगर प्लस क्यू है तो इस पे आवेश कितना मान लेंगे? माइनस क्यू। सिंपल सा, ये सारी चीजें, ये तो कल भी था ना। और प्लस से माइनस में क्या जाएगा? विद्युत धारा जाएगी। और क्या था? ज्यादा से ज्यादा मैंने ये दिखाया होगा कि ये जो प्लेट है किसी सेल से या बैटरी से क्या है? कनेक्टेड है। अगर ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है तभी आपका इसमें आ रहा है प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। और ये वाला किससे कनेक्टेड कर देते हैं? ये वाला हम दे देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब जमीन में जाके ये कनेक्ट हो जाता है, इसको हम दिखा देते हैं अर्थिंग या भूमिगत, ठीक है। तो ये वाईफाई का सिग्नल नहीं है, ये क्या है? अर्थिंग शो कर रहा है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जिसने कल का डेरिवेशन नहीं किया है उसको भी ये समझ में आ जाएगा, और स्पेशली जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगा रात तक, ठीक है। आप देख लेना, बहुत छोटा वीडियो है वो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस इसके बीच में, कल वैक्यूम था या एयर था, हम इसके बीच में एक पतला सा पदार्थ भर देते हैं, और ऐसे नहीं कि पूरा भरेंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम, एक छोटा सा हिस्सा भर देते हैं बस। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में आपने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, प्लास्टिक शीशा का कुछ स्लैब वगैरह रख दिया पतला सा बीच में। तो मान लिया कि हमने एक बीच में एक पदार्थ रख दिया, ये आपने ये पदार्थ रख दिया इसके बीच में। इस पदार्थ की मोटाई, थिकनेस, हम चाहें तो कितना भी मान सकते हैं। ये जो भी पदार्थ आपने इसके बीच में रखा है हम इसकी थिकनेस कितना भी मान सकते हैं, बट क्योंकि ट्रेडिशन बना आया है शुरू से फिजिक्स की बुक में, इसकी थिकनेस को हम किस चीज़ से दिखाते हैं? स्मॉल टी से ही दिखाते आए हैं। तो इसको भी हम कितना मानेंगे? इसकी थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल टी ही रखना है, बट माना गया है शुरू से, तो मान लिया हमने भी। इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस मतलब मोटाई कितनी है? स्मॉल टी है। और इन 2 प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी।
और इसका परावैद्युत माध्यम मान लो, जैसे हम उसको K से दिखा सकते हैं, एप्सिलन R से दिखा सकते हैं, तो इसका मान लो कि परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलन R है, या किसी किसी बुक में सिंपल सा क्या लिखा रहता है, K परावैद्युतांक। वैसे ही ये जो आपका है, ये यहाँ पर क्या है, या तो एयर है या वैक्यूम, या तो इसमें हवा है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो कि इधर क्या भरा हुआ है, आसपास हवा भरा है, और बीच में ये ब्लू कलर का T मोटाई वाला एक पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलन R। और ये हवा है, तो हवा का परावैद्युतांक हम कैसे दिखाते हैं, एप्सिलन नॉट दिखाते हैं, एप्सिलन नॉट करके, ठीक है, नॉर्मल केस में। तो ये आपका अब डायग्राम है। कल के डायग्राम आज के डायग्राम में डिफरेंस देख रहे हो क्या है, बस आपने बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। अब हमें पता करना है कि धारिता क्या होगी। ओके, तो इसमें हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आपके ज्यादा बने नहीं है, ज्यादा समांतर प्लेट संधारित्र वाला ही क्वेश्चन बना है, लेकिन ये हाल के ईयर्स में बने। 2023 में ये क्वेश्चन आया है आपके पास, 24 में नहीं आया था, 24 में समांतर पट संधारित्र ही आया, 23 में ये वाला प्रश्न बना था। तो प्रश्न बनेगा कैसे, इसकी हेडिंग क्या होगी, इसकी हेडिंग होगी आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, आंशिक परावैद्युत युक्त, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र की, क्या निकाल रहे हैं हम, संधारित्र की धारिता। ये आपकी हेडिंग होगी। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्सली फिल्ड विद एन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच एक ऐसा पदार्थ है, एक परावैद्युत पदार्थ आपने रख दिया, इसके लिए विद्युत धारिता आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा, डेरिवेशन के स्टेप्स वैसे रहेंगे जैसे हमने कल रिवर्स तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, धारिता। धारिता को किस चीज से दिखाते हैं, C बराबर Q बटे V। इसका मतलब C निकालने के लिए क्या पता होना जरूरी है, V का। यहां पे तो हमने Q को तो पता है, हमने मान लिया कि इस पे Q प्लस है, इस पे क्या है, तो C निकालना है आपको, धारिता निकालनी है। इसका मतलब C निकालने के लिए आपको Q बटे V का पता होना जरूरी है। Q तो साफ साफ दिख रहा है, V हमें नहीं पता। इसका मतलब पहले आप V का पता करो तभी आप C निकाल पाओगे। V के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाते थे, E D, मतलब विभव बराबर विद्युत क्षेत्र, और D मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। तो C निकालने के लिए V का पता होना जरूरी है, V निकालने के लिए E और D का पता होना जरूरी है। प्लेटों के बीच की दूरी तो हमें पता है कितनी है, यहाँ D है, और इसके लिए कितना है, स्मॉल t। बट हमें किसका नहीं पता, E का नहीं पता। E मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस की प्रमेय में हमने डिराइव किया हुआ है पहले से कि एक दो पैरेलल प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। पैरेलल प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल ही होती है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। डिपेंड करता है माध्यम के, अगर सिर्फ वायु है तो एप्सिलन नॉट, और यदि कोई परावैद्युत माध्यम एप्सिलन आर भी है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलन जीरो एप्सिलन आर, ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल में रिवर्स चलो तो E निकालना है, फिर क्या निकालना है, V निकालना है, और जो V की वैल्यू आएगी वो किस में डाल देना है, C में डाल देना है। कल भी ऐसे ही किया था, आज भी ऐसे ही करेंगे, बट आज थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको कोई भी चीज़ डबल डबल करना पड़ेगा। डबल डबल इसलिए क्योंकि बीच में एक परावैद्युत माध्यम एक और आ चुका है। तो आप जैसे दूरी इसके लिए D करके रखते थे, तो आपको एक स्मॉल t के लिए भी निकालना पड़ेगा हर एक चीज। तो आगे बढ़ने से पहले आप हेडिंग लिखो, उसके बाद हम करेंगे। और इसको यहाँ लिख दो EVC, EVC निकालना है आपको। कौन सा हिस्सा चमक रहा है, यही, ये एग्जैक्ट, ये डेली मूव होते रहता है।
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन दो तीव्रताएं निकलेंगी, हर चीज दो दो निकलेगी, क्यों, क्योंकि अब यह है। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सिर्फ एयर के केस में निकालते थे या निर्वात के केस में, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आल्सो आपको किसके केस में भी निकालना है, परावैद्युत माध्यम के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वायु में निकालेंगे, ये वायु है इस साइड और इस साइड, ये वायु भरा हुआ है, ठीक है। और आल्सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे इस परावैद्युत माध्यम के लिए, ये पूरा वायु भरा हुआ है, ये पूरा वायु है, आपको ऐसा दिखाना नहीं है, मैं दिखा रहा हूं बस कि ये पूरा वायु भरा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर जो E की वैल्यू आएगी उसको V में डाल देंगे, और V की वैल्यू आएगी तो C में डालेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वायु के लिए निकालेंगे, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, जो इस ब्लू के दोनों साइड जो खाली जगह बचा हुआ है, प्लेट के बीच में जो भरा हुआ मटेरियल है, उसके अलावा जो खाली जगह बचा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वायु में, या फिर वायु के लिए यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते थे सिंपल। किस चीज से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को, E से दिखाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र बन रहा है इसलिए E ना दिखा के हम E1 E2 दिखाना पड़ेगा हमको। E1 बराबर, दो प्लेटों के बीच नॉर्मली विद्युत क्षेत्र कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहां के केस में सिर्फ एप्सिलॉन 0 एयर के केस में हम ले रहे हैं, तो E1 के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और फिर सेकंड हमें लेना पड़ेगा, तो वायु के लिए ले लिया, अब सेकंड हमें किसके लिए लेना है, ये परावैद्युत माध्यम के लिए। तो इसका परावैद्युतांक कितना माना है, एप्सिलॉन r, और ये एप्सिलॉन r की दोनों प्लेटें, दोनों परत आसपास किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में, और एयर का कितना है, एप्सिलॉन 0। वैसे भी सवाल करने जाएंगे तो एयर के केस में तो 1 ही हो जाना है, बट अभी देखो, तो ये वायु के लिए था, ये माध्यम है, कैसा माध्यम है, इसको डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस या मटेरियल कहते हैं, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम में, या परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र, के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र किस चीज से दिखाते हैं, ऊपर E1 है तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन, इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r। हमारी मजबूरी है कि ये दोनों तरफ से वायु से घिरा हुआ है, ठीक है, या जो भी माध्यम है उससे घिरा हुआ है दोनों साइड से, तो आल्सो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो आपका E1 E2 आ गया, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, और E आ गया तो फिर V आया तो फिर C। तो अतः मैं चाहे तो एक ही लाइन में इसको कर सकता था, अतः प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2, और ये अतः प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस, बताओ कितनी वैल्यू है, यही लिख दो, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन, E2 कितना है, ये हो गया, ये आपका E आ गया। E आने के बाद हम किसको लाएंगे, अब V को लाएंगे, और V को किस फॉर्मूले से लाते हैं हम, वेद करके, वेद मतलब, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप आल्सो सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वो लास्ट में भी कर सकते हो। कल के डेरिवेशन में हमने स्टार्टिंग में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन A, तो हम सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख सकते हैं, या लास्ट में लिख देंगे कहीं पे, कॉमन भी कर सकते हैं, हाँ कॉमन भी कर सकते हैं, छोड़ो एक लाइन बढ़ा के क्या फायदा है, अभी बाद में बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया आपका प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको क्योंकि E आ गया है तो E की वैल्यू डालना है विद्युत विभव में, V में।
अतः अब हम विद्युत विभव निकालो जरा। प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत विभव, अलग अलग निकालने के बजाय मैं एक ही में निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा? प्लेटों के मध्य विभव किस चीज से दिखाते हैं? पोटेंशियल को, विभव को किस चीज से दिखाते हैं? विभव को V से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर आएगा V1 प्लस V2। V1 आएगा आपका एयर के लिए और V2 आएगा आपका ये ब्लू वाला परावैद्युत माध्यम के लिए। तो V बराबर V1 प्लस V1 का मतलब क्या है? नॉर्मली V का फॉर्मूला हम कैसे पढ़ते थे? वेद करके हमने याद किया, वेद। तो वेद में V का मतलब क्या होता था? E का मतलब विद्युत और D का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंसेस, ठीक है, या माध्यम का डिस्टेंसेस। प्लेटों के बीच की दूरी बोलो या माध्यम के डिस्टेंस कितना है। यहां पे थोड़ा ध्यान से दो, ये बस टेक्निकल है यहाँ पे, बाकी पूरा डेरिवेशन सिंपल है, बस यही थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है। पहले V1 के केस में जब वायु भरा हुआ है तो ये वायु वाला स्पेस जो उसको मैंने ग्रीन ग्रीन किया है उसकी दूरी कितनी होगी? सिर्फ वो हिस्सा जिसमें वायु भरा है वो दूरी कितनी होगी? कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा। जिस हिस्से में से वायु भरा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? D माइनस टी। पहले तो बीच में कुछ भी नहीं था तो हम मान लेते थे कि पूरे में क्या भरा हुआ है? वायु भरा हुआ है। लेकिन वायु वाला जगह तो ये टी वाले पदार्थ ने ले लिया, तो अब सिर्फ कितने हिस्से में वायु भरा होगा? D तो पूरा है और D में से कितने हिस्से में यह पदार्थ है? T। तो D माइनस टी आपका एयर वाला हिस्सा बच गया है। और इसकी चौड़ाई कितनी है ब्लू वाले की? ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो कि अभी तक ये आपका जो हिस्सा है इसमें 100 लीटर पानी इकट्ठा होता था और आपने एक बीच में 20 लीटर की बाल्टी रख दी। सपोज 100 लीटर पानी इकट्ठा होता था, 20 लीटर की बाल्टी रख दी। अब उस बाल्टी के आसपास कितना पानी इकट्ठा होगा? 100 माइनस 20, 80 लीटर, 40 उधर 40 इधर। एग्जाम्पल कुछ भी मान सकते हैं, उसमें बच जाओ। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वायु वाले हिस्से की? मैं इसकी पूछ रहा हूं, सिंपल ये और ये मैच करके हो जाएगा आपका D माइनस D में से T हटा दोगे तो ये बचेगा। तो यहां पे ध्यान दो, विभव V1 वायु के लिए कितना हो जाएगा? E के जगह E1 और D के जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे? D माइनस T। ये किसके लिए हो रहा है? ये वायु वाले केस के लिए हम ले रहे हैं। प्लस V2 मतलब इसके लिए, ये ब्लू वाला पदार्थ। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। इसका विद्युत क्षेत्र कितना, किस चीज से दिखाया हमने? E2 से दिखाया, या फिर इसमें तो हमने सीधा क्या माना हुआ है? यही माना हुआ ना, या सिंपल चलो E2 से दिखा लो उसको। कुल विद्युत क्षेत्र दिखाने कोई फायदा था नहीं फिर। E2 और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी तो सिंपल है, स्मॉल t है, ठीक है। तो ये आ गया V बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 T। आपको प्लेटों का कुल विद्युत क्षेत्र वैसे लिखाने का कोई फायदा दिखा नहीं, क्योंकि लिखना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा फालतू। E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन D माइनस टी प्लस E2 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है? T। आप यहां से एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 देखो, कॉमन है ना कॉमन, तो आप निकाल सकते हो बाहर। देखो इसमें भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसमें भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो बाहर निकालो। बचा क्या? अबे सिंपल ब्रैकेट रखो, क्या बच गया? D माइनस टी और प्लस इसमें क्या बच गया? T बटे T भी तो है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ गया, तो ऊपर बचा T और नीचे बच गया एप्सिलॉन R। यह बुक में किसी में K दिखा होगा। ये आपका विभव आ गया, ठीक है।
अब v के आंसर को किस में पुट कर देना है, c में पुट कर देना है। ओके, या फिर एक और वैल्यू चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हो। सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपॉन, इसलिए पुट करते हैं क्योंकि c का फॉर्मूला जो होता है c बराबर q बटे v, इसमें भी q होता है, और सिग्मा की वैल्यू भी q अपॉन a कर दोगे तो इसमें भी q आ जाएगा, तो q से q कट जाए इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे v बराबर सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बराबर q बटे a, तो सिग्मा की जगह हम लिख दें q बटे a, और नीचे क्या बच गया है, एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह q अपॉन a और ये एप्सिलॉन नॉट, और जो बगल में बचा है एज इट इज उतार लो, d माइनस टी प्लस टी एप्सिलॉन r। बस फाइनल स्टेप में आ गए हम, v आ गया, अब हमें क्या लाना है, e आ गया है हमारा, v आ गया, अब क्या लाना है c, और c का फॉर्मूला क्या होता है q बटे v, q की जगह q और v की जगह ये फॉर्मूला रख देंगे, q से q कट जाएगा, जो बटे के बटे में होगा ऊपर चला जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो कर ले लास्ट लाइन, तो अतः कुल विभव यहां पर आ जाएगा इतने हिस्से में। नींद तो नहीं आ रही है क्योंकि लिखने का मौका ज्यादा मिला नहीं है, पूरा ही कर देते हैं, लास्ट लाइन है। अतः यहां पे लिख देता हूं मैं, या फिर इतने हिस्से में तो आ ही जाएगा, ठीक है, इतने हिस्से में कर लो। अतः धारिता बराबर, या प्लेटों के मध्य धारिता बराबर, धारिता किस चीज से दिखाते हैं, c बराबर कितना होता है q बटे v, v की वैल्यू वहां पड़ा हुआ है, मैं समीकरण के साथ ज्यादा नहीं खेलना चाहता हूं, समीकरण 1 2 3 लगा के सीधा सीधा दिख रहा है, वैल्यू पुट करो, c बराबर q, v की वैल्यू बताओ क्या है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बच गया, d माइनस टी प्लस टी अपॉन, कुछ कट रहा है बॉस, q से q बच गया, अब बटे के बटे में क्या बच गया, a एप्सिलॉन 0, जो बटे के बटे में होता है डायरेक्ट कहां चला जाता है, ऊपर। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे q से q कट गया, तो ऊपर तो बच गया सिर्फ 1 और नीचे बच गया 1 बटे a एप्सिलॉन 0, तो ये सबसे बटे में है, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये ध्यान में देना, देखो इधर एप्सिलॉन आर भी बटे में है, बट इसके साथ ये प्लस में जुड़ा हुआ है, जब तक कि इन्हें आपस में सॉल्व नहीं करोगे तब तक इसे ऊपर नहीं भेज सकते हो। तो फिलहाल a एप्सिलॉन 0 ऊपर भेजो, a एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, और नीचे क्या आ गया, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आप चाहो तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो एक स्टेप और इसको सॉल्व करके भी ऊपर भेज सकते हो, बस इधर एप्सिलॉन आर को उधर गुणा कर दो, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा बाकी। ठीक है, कर ले वो कि इतना ही छोड़ दें, या फिर इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं ना, बाद में नहीं करना पड़ेगा। q अपॉन a एप्सिलॉन 0 दिख भी रहा है नीचे वाला स्टेप, q अपॉन a एप्सिलॉन 0, देखो ये एज इट इज है, एप्सिलॉन आर इधर प्लस में बटे में, इस d माइनस टी के बटे में कुछ नहीं है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, एप्सिलॉन आर को ऊपर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, सबके बटे में, हम चाहते हैं सबके बटे में एप्सिलॉन आर आ जाए, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, तो एप्सिलॉन आर d माइनस टी और प्लस टी, ये आपका आंसर है v। अगर v की वैल्यू हम ये पुट करेंगे अंदर ब्रैकेट में क्या है आपका, तब आप ऊपर भेज सकते हो, क्या है, एप्सिलॉन आर d माइनस टी प्लस अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बटे के बटे में a एप्सिलॉन 0 के साथ साथ कौन है, एप्सिलॉन आर भी है, तो आपका फायदा ये रह गया हुआ कि अब आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर बटे के बटे में तो सीधा ऊपर गया, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और नीचे क्या रह गया, बस एप्सिलॉन आर d माइनस टी प्लस टी। चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, अपना फाइनल आंसर डिपेंड करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह छोड़ा होगा, आपने कंप्लीट कर दिया उसको। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में ध्यान से देखो, कोई ऐसा चीज है जिसका हमने किया और उसका कोई यूज हमें दिखा नहीं,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इसकी यूज कहीं हमने किया नहीं, तो एक काम करो इसको हटा ही दो, इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं हमें बीच में, तो इतना मेहनत करना है क्यों है फालतू का। ओके, तो ये आपका है, अगर कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है बीच में, थोड़ा सा भरा हुआ है, तो उसके लिए समांतर पर संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो उसका आंसर है ये सी ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डी माइनस टी प्लस टी। मेन आपको बस यहीं तक समझना है, बाकी ये कैलकुलेशन है, तो अपने कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, समझने वाली चीज़ बस यहीं तक है, हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 2 लाइन अगर लिखना होगा, कल भी हमने नहीं लिखा था, बट वो लिखना धीरे धीरे खुद ही सीख जाओ डायग्राम देख करके, 2 लाइन तो लिख दिया करो हर चीज़ के बारे में। इसके बाद में क्या लिख सकते हो, माना किसी समांतर प्लेटों के मध्य टी मोटाई की एक परावैद्युत माध्यम स्थित है, ठीक है, जिसकी हमें विद्युत जिसके कारण हमें समांतर प्लेट की धारिता ज्ञात करनी है, ऐसा लिख सकते हैं।